चलो तो चैप्टर अब शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस का दूसरा। चलो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा चैप्टर है। ठीक, हम बार बार बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस को तुम अपने क्लास का अगर पॉलिटिकल साइंस को पूरा पढ़ भी लोगे ना तो एकदम लगेगा कि कुछ नहीं समझ में आया। ठीक ना, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि अभी जो भी पढ़ेंगे सिर्फ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के बाद ही हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, और फिर तुम हर एक स्टेप का जो है ना अपने बारे में अपने से भी लिख सकते हो। ठीक, तो चलो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर खत्म हो गया था। पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक, तो सबसे पहले बताइए कि लोकतंत्र का डिफिनेशन ही देके बताइए आप लोग क्या होता है लोकतंत्र, किसे कहते हैं? लोकतंत्र, हाँ, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर, ठीक, जनता के हित के लिए ही कार्य होता है। ठीक ना, उसमें तो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक लोकतांत्रिक देश में काम करवाता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपनी प्रतिनिधियों को चुनकर, ठीक, चुनकर लाता है। हाँ, सरकार जो है जनता के ही द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, अब्राहम लिंकन का एक डिफिनेशन क्या? रुक रुक रुक, एक करके बोल, तुम बोल, क्या बोल रहा है? बोलो ना फिर से। हाँ, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, हाँ, बनाया गया या किया गया शासन व्यवस्था ही क्या? लोकतांत्रिक। अच्छा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सत्ता की साझेदारी यानी एक देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को अगर काम करने का मौका, ठीक, हर चीजों के अधिकार अगर दिया जाता है तो वो लोकतांत्रिक देशों में ही दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? हाँ, लोकतांत्रिक देश ही एक ऐसा है जहां सबों की भागीदारी होता है। किसमें? चुनाव जब हुआ तो उसमें लोगों की भागीदारी। ठीक, अगर अगर मान लो चुनाव लड़ना है, वोट देना है तो इसमें सब चीजों में अधिकार दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक कि हर कार्यों में जनता को बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। ये है लोकतंत्र। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि लोकतंत्र के अंतर्गत, ठीक, किसी भी देशों में काफी सारी विविधताएं होती है, बहुत सारा अंतर होता है, अमीरी गरीबी क्षेत्र के वजह से, भाषा के वजह से कई समस्याएं होती है। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को मिला जुला कर चलता है ना। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले सत्ता की साझेदारी तो हम लोग समझते हैं, ठीक, जहां सभी लोगों को देश के अंदर कार्य करने का मौका मिले, ठीक ना, हर एक लोगों की भागीदारी हो, ठीक, वो सत्ता की साझेदारी कहलाती है। ठीक, अब लेकिन बता रहा है कि सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली यानी कार्य करने का तरीका क्या होता है। ठीक, अब इतना बड़ा देश है, ठीक, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर बता रहा है कि सत्ता की साझेदारी हमारे देश में सबों को मिलता है सत्ता में साझेदारी करने के लिए। लेकिन कैसे, क्या सिस्टम है, सब लोग कैसे भाग लेगा? ठीक, तो इसी चीजों को बताया गया है कि कार्य प्रणाली क्या है, कार्य करने का तरीका किस तरह से बनाया गया है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या मुख्य टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। चलो, बता रहा है कि इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली में समझेंगे संघीय शासन व्यवस्था। किसको समझेंगे? ठीक, कहता है हमारे देश में भी संघीय शासन व्यवस्था लागू है। ठीक, संघीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। तो ये संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके तहत कैसे कार्यों का बंटवारा किया जाता है, वो सब चीजों को हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक, और साथ ही बता रहा है कि हमारे संविधान निर्माता ने भी बता रहा है कि भारतीय समाज को सही से चलाने के लिए, ठीक ना, आपस में किसी तरह से लोगों के बीच जो है ना प्रतिद्वंदता ना हो, ठीक, किसी तरह की समस्या ना हो, तो सब तरह से सोच विचार करके राष्ट्र की एकता और अखंडता बने रहे, इसके लिए संघीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था के तहत एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? तो बता रहा है कि जहां किसी एक को ज्यादा पावर दिया जाए, ठीक ना, तो हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार,
संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यही थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था किसी भी देश में, ठीक ना, कार्यों का जो है बंटवारा किया जाता है, जहां जो है केंद्र स्तर पर भी एक सरकार होता है और राज्य स्तर पर भी एक सरकार होता है, ठीक। तो लेकिन किसी किसी देश में क्या होता है ना, राज्य सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान किया जाता है, तो कहीं कहीं पर केंद्र सरकार को। हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति दिया गया है, ठीक ना। तो उन चीजों को भी इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। और उसके बाद बता रहा है, साथ में हम लोग ये भी समझेंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण क्या होता है, ठीक ना। तो देखो ये बता रहा है, यही सब मुख्य टॉपिक है। अगर एक एक चीजों को यहाँ या ये सब चीजों को याद रख लोगे ना, तो ये 2-2 नंबर का समझो ऐसे। सत्ता का विकेंद्रीकरण, देखो सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का बंटवारा ही सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक ना। तो यहाँ जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ काम जो है केंद्र सरकार को, कुछ काम जो है राज्य सरकार को दिया जाता है, किसी को ज्यादा पावर रहता है, किसी को कम पावर रहता है। जैसे कि हम लोग केंद्र में ही देखते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री है, ठीक, उप प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लेकिन सबको अलग अलग पावर दिया गया है, ठीक। तो वो होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक, बंटवारा। अगला एक और चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? बता रहा है कि आप जो है ना इस अध्याय में यही सब चीजों के बारे में पढ़िएगा, ठीक। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है, तो बोलेंगे संघीय शासन व्यवस्था का ही सबसे निचले स्तर की जो सरकार होता है, स्थानीय स्तर की जो सरकार होता है, वो पंचायती राज व्यवस्था। जो आपके भी गांव, आप लोग ग्रामीण इलाका से बिलोंग करते हैं, तो आपके गांव में मुखिया होता है न, सरपंच होते हैं, वार्ड होता है, तो कई गांवों को मिलाकर जो है एक पंचायत नियुक्त किया जाता है, ठीक। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ? राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में, ठीक ना। उसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। अभी इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। एक पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कैसे सरकार को चलाया जाता है, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर की सरकार होता है, ठीक। अपने बिहार में कितने ऐसे ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, ठीक। नगरीय शासन व्यवस्था क्या होता है, ये सब चीजों को यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये बता रहा है मेन जो टॉपिक रहेगा यही रहेगा, हम लोग यही चीजों को यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब बता रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था क्यों जरूरी था लागू करना, क्यों संघीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पीछे के अध्याय में ये पढ़े कि अगर किसी देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, ठीक ना, और भी कई अलग अलग चीजों में जहां महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा हो, ठीक, तो कहता है विविधताएं कई होती है, अगर उन विविधताओं को मिलाकर नहीं चलोगे तो उस देश में अशांति का माहौल हो जाता है, ठीक। देश में हर तरह गृह युद्ध छिड़ जाता है, लड़ाई हर हमेशा चलते रहता है, और वो देश सही से फिर अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत नहीं कर पाता है, ठीक, और उस देश में गरीबी आ जाती है। तो इसीलिए ऐसा ना हो, ठीक, देश सही से चले, देश में आम आदमी को भी लगे कि नहीं हमारी समस्याओं को भी सरकार सुन रहा हो, ठीक, इसीलिए इस तरह की व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है। कहता है कि आपने पिछले चैप्टर में 2 देशों का एग्जाम्पल पढ़ा, एक किसका? श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका। और दूसरा किसका? बेल्जियम। किसका? ठीक, ये 2 देशों का हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे कि यहां भी कुछ चीजों को लेकर विविधता था, दिक्कतें थी। श्रीलंका में क्या था? भाषा को लेकर, धर्म को भी लेकर, तमिल और सिंगली, तमिल और हाँ। और बेल्जियम में क्या समस्या था? यहाँ 3 तरह के अलग अलग भाषी के लोग रहते थे, मुख्य रूप से हाँ, फ्रेंच भाषा बोलने वाला, डच भाषा बोलने वाला और कुछ जर्मन भाषा बोलने वाला। कौन कौन? मुख्य रूप से जो था हाँ, फ्रेंच, डच, जर्मन। कह रहा है कि बेल्जियम में अलग अलग भाषी के लोग थे, ठीक ना। और जब भी यहाँ सरकार बन रहा था तो बताता है कि वहां डच भाषी के लोग ज्यादा थे, उसके बाद उससे थोड़ा कम फ्रेंच थे, और फिर सबसे कम क्या था? जर्मन था, ठीक। अब होता क्या था, जब भी सरकार बन रहा था तो जो ज्यादा भाषी लोग थे, ज्यादा
जिसके संख्यक ज्यादा थे तो उन्हीं का सरकार बन रहा था। ठीक, तो बेल्जियम में भी सरकार सही से नहीं चल पा रहा था। इधर अल्पसंख्यकों को ऐसा लगता था ठीक कि हमारे जो है ना, हम लोगों को उतना ज्यादा हाँ अधिकार नहीं मिल पाया है, यहाँ तक कि हमारे अधिकारों का हनन होता है। ऐसे में यहाँ भी शुरुआत में बता रहा है कि झगड़ा विवाद चलते जा रहा था। ठीक, ऐसे में बेल्जियम सरकार ने एक जगह बैठकर सभी भाषाई लोगों को बुला करके, ठीक, अपने संसद में बुला करके बैठक किया होगा। ठीक, उसके बाद फैसला लिया गया कि अब जब भी सरकार बनेगा, ठीक ना, चाहे वो किसी भी तरह का संगठन हो, कोई भी तरह का फैसला लिया जाए, यहाँ अब तीनों भाषी के लोग होंगे, ठीक ना, और सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। तो वहां के सरकार ने इतना अच्छा फैसला लिया कि सबों को लगा कि चलो हम यहाँ अब बेल्जियम में जो है हमारे साथ समानता का व्यवहार हो रहा है, ठीक ना, सबको जो है ना अधिकार दिया जा रहा है, किसी को ये नहीं कि आपको अधिकार नहीं है और किसी को ज्यादा है, इन चीजों को खत्म कर दिया। तो बेल्जियम की सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया तो बता रहा है कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था बहुत अच्छा, अभी बता रहा है कि दुनिया के सुखी समृद्धि देशों में इनका भी गिनती होता है। किसका? बेल्जियम। तो चलो आपके सामने पुनः दूसरा एग्जांपल है किसका? श्रीलंका का। ठीक, अब श्रीलंका में बताया गया कि ये भी 1948 में आजाद हो गया है। कब आजाद हुआ है? 1948। ठीक, ये भी अपने आप को बोला कि हम भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, हम भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, जो अल्पसंख्यक है तमिल समुदाय के लोग, ठीक, वो सरकार के समक्ष बार बार अपनी मांग रख रहा है, लेकिन सरकार वहां का इसकी मांगों को ठुकरा देता है। वहां मनमानी जो कर रहा है वो बहुसंख्यक लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बहुसंख्यक, यानी सिंगली भाषी की सरकार बनता है, ठीक ना। इसीलिए चाहे वहां का नौकरी हो, चाहे वहां किसी तरह की शासन, किसी तरह की व्यवस्था हो, उसमें सब चीजों में अधिकार जो है सिंगली परिवार के लोगों को ज्यादा मिल जाता है। तमिल लोगों को बड़ा दिक्कत होता है वहां, ठीक ना। उसके साथ एक तरह से समझो तो वहां उसके साथ जो है ना गलत अपराध भी किया जाता है। तो ऐसे में श्रीलंका की स्थिति अभी जर्जर है। क्या? श्रीलंका में अभी भी अशांति का माहौल है। बता रहा है कि अर्थव्यवस्था इसका देखा जाए तो ये काफी गरीब हो गया है, कई देशों से कर्ज लेके बैठा हुआ है। ठीक, आए दिन यहाँ जो है सरकार के खिलाफ लोग जो है दंगा कर देते हैं, सरकार के खिलाफ उतर जाता है, सरकार को मारने के लिए उतर जाता है। पिछले 2 साल पहले ही तो ये सब घटना देख रहे थे श्रीलंका में हो रहा था। ठीक, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देशों को अगर सही से चलाना है तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा। आपके देश की जो भी विविधता है, जो भी समस्या है, सबको एक मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जिसको नजरअंदाज कीजिएगा, जिस जाति या फिर जिस समुदाय के लोगों को आप नजरअंदाज कीजिएगा, वो आवाज उठाएगा, वो विद्रोह करेगा, ठीक ना, और वो विद्रोह धीरे धीरे विकराल रूप ले लेगा, फिर जो है समस्या और खड़ी हो जाएगी। ठीक, तो चलो श्रीलंका का ये 2 देशों का एग्जांपल आपको इसीलिए बताया गया, ठीक, कि बहुत जरूरी होता है एक अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था का निर्माण करना। हम लोग ऐसे जानते हैं कि सबसे प्राचीन व्यवस्था राजतांत्रिक, किसी भी देश को चलाने के लिए राजतांत्रिक व्यवस्था सबसे पहले से आ रहा था। फिर तानाशाही बोल सकते हैं, सैनिक शासन बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बाद वाला आने वाला व्यवस्था कौन सा? लोकतंत्र व्यवस्था जो आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक तरह से बोल सकते हैं, जो सबसे बाद में आया। ठीक, और सबसे अच्छा व्यवस्था आज दुनिया के करीब करीब देशों ने इसी शासन व्यवस्था को अपनाया है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी सही नहीं है। यहाँ तुम बोलते हो कि जनता को अधिकार मिला हुआ है, जनता ही फैसला करेगा, जनता के ही अनुसार सरकार बनेगा, तो फिर इतना इतना एक देश की, अब मान लो हमारे देश में आबादी अब करीब 140-45 करोड़, अब इतने इतने लोगों से पूछ करके समस्या का समाधान करेगा तो इसमें तो काफी विलंब लग जाएगा। ठीक, और आप बोलते हैं कि सबको विचार रखने की आजादी है, तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं होता है, ऐसे में राजतांत्रिक ही ठीक है ना, कोई एक जो है जल्दी फैसला ले लेता है। लेकिन पुनः लोकतंत्र में बताया गया कि नहीं, लोकतंत्र में लोगों को आजादी तो है अपना विचार रखने का, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यहाँ जनता जो है बहुत कम भाग लेता है। वो प्रत्यक्ष रूप, हमारे यहाँ के लोकतंत्र में तो वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समस्याओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक ना। हाँ, तो वही चीज बताया गया कि अगर ऐसा करते हैं तो शक्तियों का तो बंटवारा हो जाएगा, बिखर जाएगा, आम जनता के पास जो है इसकी पावर चला जाएगा। कुछ विविधताओं का नाम बताओ। एक समाज की जो विविधताएं होती है, विविधता
बताओ तो। धर्म, जाति, गलत लिख दिया। अच्छा, विविधता है ना। चलो बताओ तो। धर्म, जाति, लिंग, आ नस्ल। हाँ। और कुछ? भाषा नहीं हुआ है? पसंद। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्षेत्र भी लिख लेते हैं। ठीक। देखो, ये बता रहा है कि किसी भी राष्ट्र में इतना विविधता हो सकता है: धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, भाषा और क्षेत्र। ठीक ना। हम लोग देखते हैं हमारे देश में विविधता, हमारे देश में विविधता तो हमारे देश में भी कई है, लेकिन बता रहा है कि सबसे उग्र रूप लेता था वो कौन कौन, जो अभी भी हमारे राष्ट्र के लिए खतरा बना रहता है, वो कौन कौन? एक धर्म, क्या मुख्य रूप से तो धर्म ही बोल सकते हैं। ठीक। और जाति को लेकर भी लड़ाई होती है, नफरत लोगों में होता है, लेकिन मुख्य यही है। धर्म के ही वजह से हम लोग क्या पढ़े थे? सांप्रदायिकता। नहीं, धर्मों को लेकर जो आंदोलन होता है वो सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक। तो अब आपको बता रहा है कि ये अलग अलग जाति, धर्म, नस्ल, भाषा के लोग अगर हैं आपके देश में, एक राष्ट्र में, तो सबकी आकांक्षाएं, सबकी जो है विचार वो अलग होंगे। ठीक ना। तो आप बोल रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में सबको अपना अधिकार है विचार रखने का। ठीक ना। तो बता रहा है कि सब तब तो अलग अलग तरह के विचार रखेंगे। ठीक। तो बता रहा है कि जब अलग अलग तरह के विचार रखेंगे तब लोगों में तो प्रतिस्पर्धा होगा, संघर्ष होगा। ठीक ना। दिक्कतें तो आएगी। और बता रहा है कि हर एक लोग, ठीक ना, विभिन्न मानव समूह इच्छा, पसंद, हितों के एवं जरूरतों के बीच अपनी पहचान एवं पोषण के लिए प्रतिद्वंदता एवं संघर्ष, यही तो बता रहे थे कि फिर जो है आपस में ही लोग प्रतिद्वंदता और संघर्ष ये आगे बढ़ जाएगा। तो बता रहा है ऐसे संघर्ष को ही सुलझाने के लिए, ऐसे संघर्ष ना हो, आपस में लोग लड़े ना, ठीक ना, तो ऐसे संघर्ष को ही रोकने के लिए संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक। एक देश के अंदर रहने वाले जितने भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उन सब को लेके चले और अच्छा शासन व्यवस्था बने। ठीक ना। इसी के लिए क्या व्यवस्था लागू किया? संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। अब ध्यान से सुनना, अगर लोकतांत्रिक देश में संघीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया जाता, ठीक, बताया जा रहा है कि अगर इस तरह का निदान नहीं किया जाता तो फिर क्या होता? अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता कि नहीं चलो कोई भी समस्या है ताकत के बल पर उसको खत्म करो, जो बहुसंख्यक है उसी का बात रहेगा, तो फिर यहाँ क्या होता ना, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, ठीक ना, या फिर जो समाज में पहले से पिछड़ा हुआ था उनको बार बार दबाया जाता है। कहने का मतलब उसको कभी आगे बढ़ने का अधिकार ही नहीं मिल पाता। ठीक। और बहुसंख्यक लोगों का ही शासन चलता, बहुसंख्यक लोगों का ही क्या होता? शासन चलता। लेकिन आज देखिए ना, आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपके यहाँ संघीय शासन व्यवस्था लागू है, लेकिन कोई जाति के लोग, कोई धर्म के लोग, या फिर मान लो कोई नस्ल, अलग नस्ल के लोग ऐसा नहीं कह सकता है कि हमको इस देश में बराबर का अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ तो हमारे देश की तो देखो खूबसूरती क्या है, जो अल्पसंख्यक या फिर जो छोटे समुदाय के लोग पिछड़े हुए हैं उसको तो आरक्षण दिया जाता है आगे बढ़ने के। अभी बता रहे यही रहे थे कि अगर कमजोर समुदाय के साथ, ठीक, अगर ताकतों के ही बल पर फैसला होता तो बार बार यही पता चलता कि हर समय जो बहुसंख्यक है, ठीक, जो ताकतवर है उसी के अनुसार शासन व्यवस्था चल रहा है। ठीक। अल्पसंख्यकों को, कम भाषी वाले लोगों को, या फिर जिसकी जाति कम है, ठीक, जिस धर्म के लोग कम है, उसको उस देश में ऐसे ही बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक ना। अब थोड़ा सा ये भी बता रहा है कि ये तो आप समझ गए कि इसीलिए जो है संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक। और पुनः आपको बता रहा है कि अगर लोकतंत्र नहीं होता, गैर लोकतंत्र होता, क्या होता? गैर लोकतंत्र होता। अभी बताइए गैर लोकतंत्र किसे कहते हैं? हाँ, जहां जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन नहीं चलाता हो, बल्कि शासन अन्य तरीके से चलाया जाता हो, या तो राजतांत्रिक हो, या तो तानाशाही हो, या तो सैनिक शासन हो,
ये सब कैसा शासन व्यवस्था, सुनोगे ध्यान से। अगर बता रहा है कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी देश में चलाया जा रहा है तो वहां आज भी ऐसे हो रहा है, वहां आज भी ऐसा ही हो रहा है। सुनो, हम लोग एग्जांपल ऐसे पाकिस्तान का ही लेते हैं। पाकिस्तान का थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या करता है, लोकतांत्रिक सरकार को बार बार गिरा दिया जाता है, वहां सैनिक शासन आ जाता है, ठीक, तानाशाही सरकार आ जाता है, और वो फिर क्या करते हैं ना, वहां जो है अल्पसंख्यक है, वहां अल्पसंख्यक हिंदू है, कौन है, तो देखो वहां हिंदुओं को बढ़ने नहीं दिया जाता है, ठीक ना, उसकी मांगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, उसको हर अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो वही बताया कि जब भी लोकतंत्र किसी देश का खत्म हो जाए या फिर गैर लोकतंत्र वहां स्थापित हो जाए, तो वहां आपको पता चलेगा ये जितनी भी विविधताएं हैं ना, इसके साथ कहीं ना कहीं कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, दिक्कत हो रहा है। लेकिन आपको बता रहा है कि लोकतंत्र ही एक ऐसा है। अच्छा, लोग कभी लोकतंत्र का बात करते हैं, कभी संघीय शासन व्यवस्था का, कभी सत्ता की साझेदारी का। तो ये सब चीज क्या है, लोकतंत्र के ही अंदर सत्ता की साझेदारी, यानी सबों को काम करने का मौका मिलता है। नहीं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को सही तरीके से करने के लिए ही क्या किया गया है, संघीय शासन व्यवस्था। कहने का मतलब यहां कार्यों को बंटवारा किया गया है, कुछ काम, कुछ पावर ज्यादा केंद्र सरकार को, कुछ राज्य सरकार को दिया गया है, ठीक ना। ये होता है इसमें। पता है कि आज भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू किया गया, तभी तो आप देखते हैं कि महिलाओं का हर एक चीजों में भागीदारी, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो शिक्षा का बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, आप महिलाओं की भागीदारी देखते हैं कि हर जगह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वो किस वजह से, तो एक तो पहले भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अपने यहाँ संघीय शासन व्यवस्था लागू किया हुआ है, ठीक। तो इस वजह से बता रहा है कि आज कहता है एक लोकतांत्रिक देश में आप देखते हैं कि व्यापारी रहे, उद्योगपति रहे, मजदूर रहे, किसान रहे, ठीक, सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। अच्छा, कोई मजदूर वर्ग का आदमी है, वो चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है कि नहीं इस देश में। कोई व्यापारी है, उद्योगपति है, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं। तो मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक ना, देश के किसी भी कोने में जाके किसी भी तरह के कार्य करने का अधिकार, वो सब दिया जाता है। यहाँ उन चीजों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सिर्फ 2 मिनट छूट जाएगा। कहता है एक लोकतांत्रिक, सुनना रे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कई दबाव समूह भी काम करते हैं, ठीक ना। अगर मान लो कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहा है, तो हमारे यहाँ कई दबाव समूह होते हैं, जैसे कि विपक्ष की पार्टियां, जैसे किसानों का संगठन, महिला आयोग, ये सब क्या है, एक दबाव समूह है। गलत कार्य करने पर ये लोग विरोध करता है, सरकार को फैसला बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक ना। ये अब देखो अगला टॉपिक थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बोर नहीं होना तुम लोग। हाँ, अगला जो है वो है राजनीतिक दल के बारे में थोड़ा सा, कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का, ठीक, जो प्राण होता है वो राजनीतिक दलों में, इसमें, हाँ, राजनीतिक दल के बिना अधूरा है क्या, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक ना। तो राजनीतिक दलों का क्या योगदान रहता है, अभी देखिए आपका देश लोकतांत्रिक देश है, आपके यहाँ भी अभी चुनाव हो रहा है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक। तो चलो, बहुत रात हो चुका है, आज का क्लास यहीं पर स्थगित किया जाता है। कल पुनः हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के बारे में, ठीक है।